हेलो फ्रेंड, मैं विनोद कुमार वेदांता सिविल सर्विसेज क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। मैं यह सीरीज चला रहा हूं इंडियन पॉलिटिका, जिसको भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के नाम से जानते हैं। और यह घटना चक्र का पूर्वावलोकन है। और घटना चक्र के पूर्वावलोकन में हम देख रहे हैं अदर पीसीएस और आईएएस में पूछे गए प्रश्नों को उनके कंटेंट के साथ। तो आज का मेरा टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था से ये उद्देशिका, और उद्देशिका के कंटेंट को हम लोग समझेंगे, फिर इससे संबंधित प्रश्न को करेंगे। चलिए आइए कंटेंट को देखते हैं। कंटेंट कह रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को ही परिवर्तित करके संविधान सभा के प्रस्तावना और उद्देशिका बनाई गई। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 2-3 इम्पोर्टेंट यहाँ पे है, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर, ध्यान रखेंगे 13 दिसंबर 1946 को ये उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। फिर 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को ही परिवर्तित करके संविधान के प्रस्तावना और उद्देशिका में बनाई गई। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा उद्देशिका में, ध्यान रखेंगे, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा उद्देशिका में समाजवादी यानी 3 शब्द जोड़े गए, जिसमें एक समाजवादी शब्द है और एक देखेंगे पंथ निरपेक्षता और तीसरा अखंडता शब्द जोड़े गए। समझ गए? उद्देशिका में एक समाजवादी, एक पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़े गए। ध्यान रखेंगे। चलिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया। संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करती है। उद्देशिका संविधान के विधिक निर्वचन में सहायक है। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार उद्देशिका हमारे स्वप्नों विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। के.एम. मुंशी, ध्यान रखेंगे, ये अलग अलग जो थिंकर हैं ये अपना स्टेटमेंट देते हैं। के.एम. मुंशी के अनुसार उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। प्रस्तावना उद्देशिका को संविधान का भाग केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 बाद में स्वीकार किया गया। इससे पूर्व बेरुवादीवाद 1960 में उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना गया। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया। बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारणा पुनः स्पष्ट की। उद्देशिका संविधान का भाग है। ध्यान रखेंगे। पंथ निरपेक्षता की बात करें, कहा जा रहा है कि पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। उद्देशिका प्रकृति न्यायोवाद नहीं है। प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता की बात कही गई है। इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समता उल्लेखित है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया जाता है। बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय माना है। के.एम. मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जनपंथी माना है। वहीं सुभाष कश्यप का कहना है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा। प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज माना है। ठीक है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। चलिए, संबंधित प्रश्न को देखते हैं।
संबंधित प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर संविधान सभा में आज देश को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। तो ध्यान रखेंगे यह संविधान सभा में आज की बात है, यानी 26 नवंबर 1939 को इसे हमने अंगीकृत कर लिया। 26 नवंबर 1949 को हमने अंगीकृत कर लिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। प्रश्न कह रहा है, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो यह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थिति थी। गणराज्य की स्थिति थी 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन देखेंगे क्या कह रहा है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तु स्थिति भारतीय संविधान के तत्कालीन उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व लोकतंत्रात्मक गणराज्य थी। समाजवाद पंथनिरपेक्ष अखंडता शब्द इसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 की धारा 2 के द्वारा जोड़ा गया। तीसरा प्रश्न है, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो वास्तविक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थिति थी। प्रश्न कर रहा है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो यह मत उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है। ध्यान रखें, उद्देशिका में यह प्रतिबिंबित होता है। एक्सप्लेनेशन देखें क्या कह रहा है। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है। यह संविधान निर्माताओं की मनस्थिति को समझने की एक कुंजी है। यह संविधान निर्माताओं के सिद्धांत एवं आदर्शों को प्रदर्शित करता है। संविधान की प्रस्तावना ने देश की नियति को आधार देने के प्रमुख भूमिका निभाई है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को 26 जनवरी 1947 को पारित किया गया। इसे ही परिवर्तित कर संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया। चलिए पांचवा प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना कितने प्रकार के न्याय स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व के उसी क्रम में उल्लेखित किया गया है? तो यह 3, 5 और 1 3 और 5 1 का तात्पर्य यहाँ पे क्या है? तीन प्रकार देखिएगा, ये 3 प्रकार की न्याय की बात करता है, 3 प्रकार के न्याय की बात करता है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है, समानता 2 तरह की, भ्रातृत्व की बात यानी भाईचारा की बात करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो यहाँ भारत को सर्वप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष, यहाँ पे देखिएगा आंसर इसका नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा देखिए पूछा जा रहा है। यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। जोड़े जाने के पश्चात संविधान में इन शब्दों का क्रम जो है सार्वभौमिक संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यह जो सीक्वेंस है यह सही है। इसी सीक्वेंस से आप याद रखेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक देश के रूप में घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए।
सही शब्दों का क्रमानुसार बताइए। यानी देखेंगे समाजवादी, प्रजातंत्र, सार्वभौमिक और पंथ निरपेक्षता, तो ये क्रम होगा CAD और B। यानी कह सकते हैं सार्वभौमिक, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातंत्र। ये ऑप्शन पे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। प्रश्न कर रहा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो समाजवादी शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है 1976 में। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो यह समाजवाद और पंथ निरपेक्षता शब्द जो है ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता और पंथ समाजवादी शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये शब्द जोड़े गए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य, भारत संविधान की प्रस्तावना जो है ये धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। ध्यान रखेंगे, धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। 13 कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थी? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थी, तो ध्यान रखेंगे ये अखंडता शब्द जो था भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। देखिए एक्सप्लेनेशन देखेंगे, एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है? एक्सप्लेनेशन कह रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। ध्यान रखेंगे 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। यह कूट आधारित प्रश्न है, इसको हम लोग देखेंगे। कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? तो प्रस्तावना में जोड़े गए, ये ध्यान रखेंगे 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़े गए और इसके साथ साथ यह पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़े गए। ये 2 शब्द जो थे ये भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जोड़े गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूटों की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। पहला है, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बनी, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। तीसरा है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। चौथा है, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। यानी आप देखेंगे यह पूछ रहा है कौन सा सही है। इसका अर्थ है कि ये पहला पॉइंट सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। यानी आंसर बी पर जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करें। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो संविधान के प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह है कि यह लागू नहीं किया जा सकता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 17वां प्रश्न है। इसमें यह प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ से, चलिए आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ कि संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। संविधान के उद्देशिका में संशोधन किया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 1976 के द्वारा इसमें संविधान संशोधन किया गया था।
नेक्स्ट प्रश्न है, समाजवाद शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया। समाजवाद शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में यह शब्द जोड़ा गया, ध्यान रखेंगे, यह शब्द जोड़ा गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो प्रश्न कह रहा है, 19वां प्रश्न है, और ये कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा लाया गया? तो ये 42वें संशोधन के द्वारा समाजवादी शब्द लाया गया। ठीक है, चलिए 20वां प्रश्न है। 20वां प्रश्न कह रहा है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। शब्द सम्मिलित नहीं थे तो ध्यान रखेंगे, यह समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और साथ में ये अखंडता शब्द नहीं थे। इनको हम 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 21वां प्रश्न पूछ रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया। ठीक है जी, चलिए 22वां प्रश्न है। 22वां प्रश्न पूछ रहा है, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है, क्या है? सामाजिक और आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समता, समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। ये चारों तत्व, संविधान का मुख्य लक्ष्य ये चारों तत्वों की स्थापना करना है। चलिए यहाँ एक सर्सन रीजनिंग का प्रश्न है। ये सर्सन रीजनिंग का प्रश्न है, जिसको हम लोग करेंगे। यह कह रहा है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। बिल्कुल सही है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। यानी ये बिल्कुल सही है, इसलिए आप ऑप्शन ए पर जाएंगे। कथन सही है और कथन का उचित व्याख्या है, उचित व्याख्या है। ठीक है जी, चलिए चलिए 24वां प्रश्न है। प्रश्न कर रहा, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग के शब्द से। संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग के शब्द से, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्द से शुरू होती है। अतः भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। इसका अर्थ है जनता सर्वशक्तिमान है और किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 25वां प्रश्न है। पूछा जा रहा है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो भारतीय संविधान में यह प्रयोग संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। चलिए दूसरा 26वां प्रश्न है। 26वां प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पर, सभी व्यक्ति पूर्ण और समान, सभी व्यक्ति पूर्ण और समान मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता का। यह सिद्धांत सार्वभौमिकता के रूप में जाना जाता है। सभी व्यक्ति पूर्ण और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत सार्वभौमिकता के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्ति को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी विभेद के उपलब्ध होने चाहिए। चलिए 27वां प्रश्न है। 27वां प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पे, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन पंथ निरपेक्ष शब्द सही भाव व्यक्त करता है? सही भाव व्यक्त करता है, यानी भारत के राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, भारत के राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, यह सही शब्द व्यक्त करता है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो ध्यान रखेंगे ये संघीय शब्द जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल महत्वपूर्ण शब्द संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता है, परंतु संघीय शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 1 में संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो ये लोक कल्याण शब्द जो है भारत की उद्देशिका में नहीं है, बाकी शब्द उद्देशिका में दिए गए हैं, उद्देशिका में दिए गए हैं। चलिए तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न पूछ रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है का तात्पर्य है विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो यह धार्मिक न्याय, धार्मिक न्याय, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय का उल्लेख है, बट धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं है। प्रश्न है, भारत संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? ये है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष शब्द 1950 में संविधान में लागू नहीं थे। यह सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, ध्यान रखेंगे। सही है की बात कहा जा रहा है, ध्यान रखेंगे। देखिए क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? सही है समाजवाद, पंथ निरपेक्ष 1950 के संविधान में लागू नहीं थे। 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो ये शब्द नहीं थे। ये शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लाए गए हैं। चलिए प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है तो मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उद्देशिका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये उद्देशिका को संविधान का आत्मा कहा जाता है। चलिए प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? तो यह कहने वाले के.एम. मुंशी है। के.एम. मुंशी ने यह वक्तव्य कहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न पूछ रहा है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो बी.आर. अम्बेडकर ने एक पवित्र दस्तावेज कहा है। बी.आर. अम्बेडकर भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया था। चलिए प्रश्न है, किस बाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? ये बेरूबारी वाद, ध्यान रखेंगे। बेरूबारी वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का पार्ट नहीं है। बेरूबारी यूनियन के बाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम यह घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। फिर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने उपयुक्त निर्णय को पलटते हुए उद्देशिका को संविधान का भाग माना। और आप ध्यान रखेंगे ये केशवानंद भारती जो है अब तक की सबसे बड़ी बेंच थी जिसमें यह निर्णय लिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा प्रस्तुत की उद्देशिका संविधान का भाग है?
उद्देशिका संविधान का भाग है। तो यह धारणा जो थी मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। चलिए एक्सप्लेनेशन देखेंगे। प्रश्नगत बाद में मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में भी बहुमत से दिए गए निर्णय में उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। प्रश्न पूछला है, निम्नलिखित वादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना का भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? केशवानंद भारती केस में जो 1973 का था, इसमें मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पर कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है या मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। ठीक है जी। चलिए एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है? कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की उद्देशिका को प्रतिबिंबित करता है। संविधान का मुख्य उद्देश्य भारतीय संविधान को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा, अवसर की समानता प्राप्त करना है। व्यक्ति का उत्कर्ष कहीं संपूर्ण राष्ट्र के उत्कर्ष में बाधा न बन जाए, इसलिए संविधान को बंधुत्व की भावना पर बल दिया गया है। इस प्रकार प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या संविधान के आगे मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्यायों में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान की उद्देशिका को प्रतिबिंबित करता है? तो ध्यान रखेंगे, यह मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के उद्देशिका को प्रतिबिंबित करता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। देखिए प्रश्न है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो यह 3 प्रकार के न्याय का तात्पर्य है आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात इसमें की गई है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है भारतीय संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। वे हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का तात्पर्य है प्रत्येक नागरिकों के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना कोई भेदभाव के समान व्यवहार करना। आर्थिक न्याय का तात्पर्य है कि आर्थिक आधार पर किसी भी व्यक्ति किसी के साथ भेदभाव न होना। राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? कहा जा रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। चलिए प्रश्न कह रहा है भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक में से आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? आर्थिक न्याय का किसमें से उपबंध किया गया है? तो उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आर्थिक न्याय के लिए उपबंध किया गया है। भारतीय संविधान की उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आर्थिक न्याय की परिकल्पना एवं उद्देश्य का उपबंध है। प्रश्न कह रहा है यहाँ पे भारत के संविधान की उद्देशिका का संविधान का भाग है। उद्देशिका
संविधान का भाग है, किंतु इसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है, विधिक प्रभाव नहीं है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्या कह रहा है, क्या कह रहा है एक्सप्लेनेशन। देखिए एक्सप्लेनेशन कह रहा है यहाँ पे कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय की बृहद संविधान पीठ ने यह निर्णय लिया कि उद्देशिका संविधान का भाग है। ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने इन बेरूबारी यूनियन 1960 में 60 के प्रकरण में दिए गए निर्णय अर्थात उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है को उलटते हुए दिया था। इस प्रकार यद्यपि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा संविधान के अन्य भागों का निर्वचन में इसकी सहायता ली जाती है, किंतु संविधान के अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उद्देशिका का कोई विधिक प्रभाव नहीं है। चलिए कहा जा रहा है संविधान में दिए गए आमुख न्यायालय में लागू नहीं होते, महत्वपूर्ण है, इनकी उपयोगिता नहीं होती, शासन करने के उद्देश्यों को उल्लेख करते हैं। 4 में संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करते हैं। चलिए ये आंसर क्लियर नहीं है, इसलिए हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ के समझेंगे कि एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है। देखिए एक्सप्लेनेशन कह रहा है यहाँ पे, एक्सप्लेनेशन कह रहा है भारतीय संविधान के आमुख को ही उद्देशिका कहा जाता है। प्रश्न में उद्देशिका के संबंधित 4 कथन सत्य हैं, परंतु किसी भी विकल्प में सभी कथन सम्मिलित नहीं है, इसलिए विकल्प अन्य है, अर्थात विकल्पों में केवल विशेषण स्रोत नहीं लगा है, इसलिए हम विकल्प का चयन करने में असमर्थ है। चलिए ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दिया गया है जिसमें कोई ऑप्शन क्लियर नहीं है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को डाउटफुल में रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सही है? सामाजिक समानता संविधान का प्रत्याभूत नहीं है। देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी। सही ऑप्शन चुनने की बात कर रहा है, सही ऑप्शन चुनने की बात कर रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे कि सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। सामाजिक समानता समाज में प्रत्याभूत का तात्पर्य है कि संविधान में शामिल है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अच्छा इस पे 1 पे जाएंगे। चलिए एक्सप्लेनेशन को पढ़ लें। एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है इसको समझे थोड़ा। एक्सप्लेनेशन कह रहा है यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के तहत प्रदत्त समता के अधिकार में विभिन्न प्रावधानों के तहत सामाजिक समानता प्रत्याभूत की गई है। संविधान की प्रस्तावना में भी सामाजिक न्याय प्राप्त करने की बात कही गई है। यानी ध्यान रखेंगे संविधान के आर्टिकल 14 से 18 तक समता की बात की गई है, जिसमें हम देखेंगे कि 14 में संविधान के आर्टिकल 14 में समता को परिभाषित किया गया है, लेकिन उसको व्यवहार में कैसे लाना है इसकी चर्चा आर्टिकल 15 से 18 तक में की गई है। यानी आप देखेंगे 14 में परिभाषा है और इस परिभाषा को व्यवहार में कैसे लाना है इसकी चर्चा 15 से 18 तक के आर्टिकल में की गई है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर को, नेक्स्ट सेक्शन को हम अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।